तो आज का जो हमारा पार्ट है वो है ऐसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट पर। हम लोग देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस क्वेरी हुए और क्या कुछ आंसर में अपने को लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 28, द ऑडिटर शुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन ऑडिटर्स रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू ऐसे 560। डायरेक्टली क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि भाई किस तरीके से सब्सीक्वेंट इवेंट को ऑडिटर कंसीडर करने वाला है, या ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है, इंक्वायरी फ्रॉम मैनेजमेंट इज हेल्पफुल फॉर ऑडिटर टू इवैल्यूएट सब्सीक्वेंट इवेंट, डिस्कस स्पेसिफिक इंक्वायरी इन रेफरेंस ऑफ ऐसे 560 विच माइट हैव इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत सीधा सीधा सा क्वेश्चन अपने से पूछा गया कि भाई किस तरीके से अपने को सब्सीक्वेंट इवेंट में इंक्वायरी वाला पोर्शन काम में लेना है या उनको किस तरीके से चीज़ों को कंसीडर करना है। देखें आप, एक बड़ा सा आंसर आपको इधर दिखाई दे रहा है। चलिए बात करना शुरू करते हैं। ऐसे 560 सब्सीक्वेंट इवेंट एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑन द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग सब्सीक्वेंट इवेंट, जिनके बारे में आप अकाउंट्स के अंदर भी पढ़ते हैं कि व्हाट आर दी सब्सीक्वेंट इवेंट्स। According to subsequent event refer to those events which occur between date of financial statement and date of auditor's report. Date of financial statement हमारी 31 मार्च होगी, ठीक है। और ऑडिटर्स रिपोर्ट का डेट, अगर आपने ऑडिट रिपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ा हो तो जिस डेट पर साइन किया गया, जो डेट उसके ऊपर है, उस डेट की हम बात कर रहे हैं, है ना। डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड फैक्ट दैट बिकम नोन टू द ऑडिटर आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। और कई ऐसे फैक्ट जो ऑडिटर्स रिपोर्ट की डेट के बाद में ऑडिटर को पता लगे। इट लेज डाउन द स्टैंडर्ड दैट ऑडिटर शुड कंसीडर द इफेक्ट ऑफ सब्सीक्वेंट इवेंट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड ऑन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। तो ये ऐसे आपको यही कहना चाहता है कि भाई इस तरह के इवेंट्स का क्या इफेक्ट ऑडिटर्स रिपोर्ट के अंदर होने वाला है, किस तरीके से अपने को काम करना है, उससे रिलेटेड ऑडिट प्रोसीजर यहाँ आपको समझाया गया है। तो देखें ऑडिट प्रोसीजर क्या है। The auditor should obtain sufficient appropriate audit evidences। मैंने आपको पहले भी कहा, ऐसे 500 के जितने पॉइंट्स इधर आप पढ़ते हैं उन सब में अपना, क्योंकि ऐसे 500 है ही ऑडिट एविडेंस पे, है ना, तो लगभग हर ऐसे के अंदर यही चीज आ रही है कि obtain sufficient and appropriate audit evidences, ये अपने को लिखना है। That all event up to date of auditor's report requiring adjustment or disclose have been identified and to identify such event। तो ऑडिटर को इस बारे में सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ले लेने चाहिए कि जो भी एविडेंसेस थे, जो भी इवेंट्स थे ऑडिटर्स रिपोर्ट तक, उनका जो भी एडजस्टमेंट करना है तो एडजस्टमेंट, डिस्क्लोजर करना है तो डिस्क्लोजर, वो सब कुछ कर दिया गया है। चलिए, ऑडिटर शुड ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी प्रोसीजर मैनेजमेंट हैज एस्टैब्लिश्ड टू एंश्योर दैट सब्सीक्वेंट इवेंट्स आर आइडेंटिफाई। ऑडिटर का पहला काम वो ये चेक करे कि मैनेजमेंट का सब्सीक्वेंट इवेंट को आइडेंटिफाई करने का क्या कुछ तरीका है, बराबर, और उस तरीके को, उस मेथड को, उस प्रोसीजर को अंडरस्टैंड करे। नाउ इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, जो अपना क्वेश्चन सिर्फ इंक्वायरी पे था, एंड वेयर अप्रोप्रिएट TCWG एज टू वेदर एनी सब्सीक्वेंट इवेंट हैव अकर्ड व्हिच माइट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बहुत सिंपल है कि ऐसे सब्सीक्वेंट इवेंट के बारे में आप मैनेजमेंट या TCWG से इंक्वायरी कर सकते हो। और अब इसमें क्या मैटर्स हो सकते हैं इंक्वायरी के लिए? सबसे पहला, क्या कोई नया कमिटमेंट, कोई नया बोरोइंग, नया गारंटी हैव बीन एंटर्ड इनटू। क्योंकि आप जानते हो बोरोइंग्स या गारंटी अगर है तो हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो सकती है। तो क्या कुछ ऐसा नया बोरोइंग्स या लाइबिलिटी है क्या, कोई गारंटी वारंटी है क्या, वो आप पूछ सकते हो। वेदर सेल्स और एक्विजिशन ऑफ एसेट्स हैव बीन अकर्ड और आर प्लान, यानी कि सेल्स किसी तरह का या कोई एक्विजिशन ऑफ एसेट्स जो है, मतलब बेचना या खरीदना, उसका क्या कोई प्लान है क्या, हो चुकी है, कोई प्लान है क्या। Whether there have been increase in the capital or issuance of debt instrument such as the issue of new share or debenture on an agreement to merge or liquidate has been made or is planned। मतलब ये सारी वो चीज़ें हैं जो उस टाइम पीरियड के अंदर कहीं घट तो नहीं गई या घटने के चांसेस तो नहीं है कि कहीं कोई उस टाइम पीरियड में नया शेयर इशू हुआ हो, कोई नए डिबेंचर्स इशू हो गए हो, बराबर, या कंपनी का कोई मर्जर का प्लान हो या लिक्विडेशन का प्लान हो, ऐसा कुछ। वेदर देयर हैव बीन, क्योंकि आप खुद ही सोचें कि बहुत अजीब लगेगा कि आप 31 मार्च के फाइनेंशियल ईयर खत्म होने पर एक ऑडिट रिपोर्ट बना के दे रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू, और सेम उसी टाइम पे कंपनी का लिक्विडेशन चालू करने का प्लान हो रहा है, लिक्विडेशन चालू हो रहा है। तो बहुत जरूरी है कि ऐसे इवेंट्स का इफेक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दे दिया जाए या ऑडिट रिपोर्ट में दे दिया जाए।
whether there have been any developments regarding contingencies से regarding कोई केस चल रहा था उससे रिलेटेड कोई नया प्रोग्रेस हुआ है क्या, whether there have been any development regarding the risk areas and contingencies, सेम पॉइंट हो गया, whether any unusual accounting adjustment have been made or are contemplated, कोई unusual टाइप के जो रूटीन ट्रांजेक्शंस के अंदर नहीं होते हैं ऐसे कुछ एडजस्टमेंट किए गए हैं क्या, whether any event have occurred or likely to occur which will bring into question the appropriateness of accounting policies used in the financial statement. For example, if such event call into question the validity of going concern assumptions, है ना, कोई ऐसा कुछ तो नहीं आपने कह सकते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसी काम में ले लिया या उसकी अप्रोप्रिएटनेस पे अपने को डाउट हो रहा है, समझ रहे हैं ना, हाँ, whether any event have occurred or likely to occur which will bring into question the appropriateness of accounting policy. जैसे going concern, कोई ऐसा इवेंट अपन ऑलरेडी ऐसे पढ़ के आए, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिससे ऐसा लग रहा है कि हमारा गोइंग कंसर्न वाला जो प्रिजम्पशन है अकाउंटिंग पॉलिसी है वो फॉलो होते अपने को नहीं दिख रही है, तो वो अपने को चेक करनी पड़ेगी. वेदर एनी इवेंट हैव अकर्ड दैट आर रिलेवेंट टू द मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेट और प्रोविजन मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना भाई, आपने तो एस्टिमेट बना के लिखा था लेकिन वो इवेंट ऑलरेडी हो चुका है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के बाद ऑडिट रिपोर्ट पर साइन से पहले पहले जिस इवेंट को लेकर के आपने कॉन्टिजेंसी या प्रोविजन बनाया था वो इवेंट अकर हो चुका है ना, जो आपने प्रोविजन फॉर बैड डेट बनाया था वो ऑलरेडी बैड डेट में जा चुका है, समझ रहे हैं आप, उसका इफेक्ट वो आपको पूछना है. एंड वेदर एनी इवेंट हैव अकर्ड दैट आर रेलेवेंट टू द रिकवरेबिलिटी ऑफ द एसेट्स से रिलेटेड क्या कोई इवेंट हुआ है क्या, कि भाई कोई एसेट्स है उससे कोई रिकवरी अपने को होना था और नाउ रिकवरी हो चुका है, तो इन सब के बारे में मैनेजमेंट से तो हम पढ़ रहे हैं कि सब्सिक्वेंट इवेंट से रिलेटेड ऑडिटर को किस तरह की चीज़ों को यूज़ करना चाहिए, क्या प्रोसीजर काम में लेना चाहिए. तो पहला काम तो ये कि आप मैनेजमेंट का जो आइडेंटिफिकेशन का प्रोसीजर है उसको आप अंडरस्टैंड करिए, फिर आप मैनेजमेंट और TCWG से ये सारी क्वारीज को कर सकते हैं, आप इनको शॉर्ट के अंदर भी अपने हिसाब से लिख सकते हैं. थर्ड पॉइंट, मिनट्स को रीड आउट करिए, है ना, वेदर शेयर होल्डर्स का मीटिंग है या TCWGs का मीटिंग है तो आपको मिनट्स रीड आउट करने चाहिए, वो भी कौन से, हेल्ड आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उनसे रिलेटेड कोई इंक्वायरी आपको जो करना है ना, इंक्वायरी अबाउट मैटर डिस्कस एट एनी सच मीटिंग फॉर विच मिनट्स आर नॉट येट अवेलेबल, किसी के मिनट्स अभी तक नहीं बने तो उनसे रिलेटेड आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं. रीड द एंटिटीज लेटेस्ट सब्सिक्वेंट इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर कोई कंपनी ने बनाया है 31 मार्च के बाद किसी नया जो फाइनेंशियल चालू हुआ उसके क्वार्टर के लिए कुछ बनाया हो तो हमारे काम में आ जाएगा, है ना. रीड द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल बजट, अगर है कैश फ्लो के फोरकास्ट हैं, क्योंकि ये सब 31 मार्च के बाद की चीजें हैं, उन सबको आफ्टर द डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने को रीड करना चाहिए. इंक्वायरी और एक्सटेंड प्रीवियस ओरल और रिटन इंक्वायरी ऑफ द एंटिटीज लीगल काउंसिल कंसर्निंग लिटिगेशन क्लेम. हम लोग पढ़ के आए लिटिगेशन और क्लेम हमारे स्पेसिफिक कंसिडरेशन में है, तो हमने पहले पूछा ही होगा, जब साल चल रहा था तब हमने पूछा ही है उससे रिलेटेड, लेकिन अब भी हमको पूछ लेना चाहिए कि हमने जिसको कंटीजेंसी बना करके लिखा कहीं इस टाइम पीरियड में कोर्ट का कोई जजमेंट तो नहीं आ गया है हमारे अगेंस्ट में, हमारे फेवर में, इसलिए ये भी करना जरूरी है. कंसीडर वेदर written representation covering particular subsequent event may be necessary to support other audit evidences and thereby obtain sufficient appropriate audit evidences. कि इनसे रिलेटेड जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मैनेजमेंट हमको दे रहा है सब्सिक्वेंट इवेंट के, उससे रिलेटेड और भी अगर कोई एविडेंसेस मिल सके तो लेने चाहिए. When the auditor identify event that require adjustment or disclose in the financial statement, the auditor shall determine whether each such event is appropriately reflected in those financial statement. If such event have not been considered by the management and which in the opinion of auditor are material, तो फिर ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा. लास्ट की लाइन हम सबको हमेशा से पता है ना, कि हमने मैनेजमेंट को कहा टू डिस्क्लोज द फैक्ट, टू एडजस्ट द फैक्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. इफ मैनेजमेंट इज रेडी देन नो प्रॉब्लम, इफ मैनेजमेंट इज नॉट रेडी देन ऑडिटर हैव टू मॉडिफाई हिज ऑडिट ओपिनियन. ये अपने को मॉडिफाई हिज ओपिनियन और रिपोर्ट, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए. तो अल्टीमेटली ये क्वेश्चन सब्सिक्वेंट इवेंट के बारे में आपसे पूछता है और ऑडिटर का क्या प्रोसीजर इससे रिलेटेड होगा उसके बारे में आपसे क्वेरी करता है कि आपको ध्यान में रखना चाहिए. बराबर, चलिए जी, तो इसी ऐसे के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अपन देखें कि इसमें क्या कहा गया है अपने से. A limited company has filed a suit against trade receivable from whom 25 lakh are receivable. बराबर, a judgment is received from court in favor of company
आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट अ जजमेंट इज रिसीव फ्रॉम द कोर्ट इन फेवर ऑफ द कंपनी आफ्टर द डेट ऑफ बैलेंस शीट, सब्सिक्वेंट इवेंट हो गया। इसमें ऑडिटर का क्या ड्यूटी बनता है आपसे पूछा गया। तो सबसे पहले आंसर में हमने सब्सिक्वेंट इवेंट का मतलब बता दिया, अभी बैलेंस शीट डेट के बाद में हो लेकिन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले हो, ठीक है। कंपोनेंट्स की ऑडिट जब हम करेंगे सच एज ब्रांच और डिवीजन, सब्सिक्वेंट इवेंट वो होंगे जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है लेकिन बिफोर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपोनेंट। तो ये तो एक ही तरह की बात हो गई है, कोई टेंशन नहीं। अब सब्सिक्वेंट इवेंट अकॉर्डिंग टू AS4 एंड एज प्रोड्यूस इन SA 560 आर टू टाइप्स, दो तरह के। Those which provide further evidence or condition that existed at the balance sheet date. AS4 आपने पढ़ा हो तो आप जानते हैं एक तो सब्सिक्वेंट इवेंट वो जो उन चीजों से रिलेटेड हैं जो ऑलरेडी बैलेंस शीट के अंदर है। सेकेंड नंबर, दोज विच आर इंडिकेटिव ऑफ कंडीशन दैट अराउज सब्सिक्वेंट टू द बैलेंस शीट डेट। वो सिचुएशन ही बैलेंस शीट डेट के बाद में क्रिएट हुई है, उस बैलेंस शीट में उससे रिलेटेड कोई रेफरेंस नहीं था। दो तरह की चीजें हैं। Depending upon the type of subsequent event, the auditor should decide on adjustment of account based on evidential value gathered for condition that existed as on the date of balance sheet or disclosure of the condition that arose subsequent to date of balance sheet। अब जरूरी नहीं है कि आप इतना टिपिकल लैंग्वेज को उधर यूज करिए, आप इस लैंग्वेज को बहुत सिंप्लीफाई कर दीजिए, एकदम इजी कर दीजिए। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट ऑडिटर हैव टू डिसाइड अबाउट हिज ओपिनियन या डिसाइड अबाउट द प्रोसीजर कि क्या उसको ठीक लगेगा, वेदर डिस्क्लोजर पे जाया जाए या और कोई तरीका काम में लिया जाए। द ऑडिटर शुड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट इवेंट जो भी रिलेवेंट फॉर एडजस्टमेंट एंड डिस्क्लोजर होंगे। इन प्रोसीजर्स के अंदर हाँ वही है जो ऊपर आपने पढ़ा, मिनट्स बुक को आप रीडिंग लगा सकते हैं। यहाँ पे जो भी आप केस जीते हैं तो लॉयर से आप क्वारी कर सकते हैं, पेंडिंग केस के बारे में मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकते हैं, इंटरिम अकाउंट्स देख सकते हैं। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा आपने उसका एक समराइज फॉर्म का प्रोसीजर आप यहाँ पे देख सकते हैं। Now the auditor should perform these procedure as near practicable to the date of audit report check करेगा। and if the management हमेशा की तरह does not account for subsequent event, अब मैनेजमेंट अगर उसकी एंट्री नहीं करता है where they are to be accounted, जहां एंट्री होनी चाहिए थी और मैनेजमेंट नहीं कर रहा है तो फिर ऑडिटर को बट ऑब्वियस है क्वालिफाई रिपोर्ट जो है वो देनी पड़ेगी, ये अपने को ध्यान में रखना है बराबर। तो AS आप जितना बैटर पढ़ करके जाएंगे उतना ही अच्छा आप ऐसे 560 जो है उसको कवर कर पाएंगे। नेक्स्ट में हम पहुंचे, क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी से रिलेटेड है, AS4 भी साथ में काम करता है। एज एन ऑडिटर कमेंट ऑन फॉलोइंग। अब यहां दिया कि 31 मार्च 15 को इन्वेंट्री टेकिंग बाय आइडेंटिटी लिमिटेड रिवील्ड एन इन्वेंट्री ऑफ ₹50 करोड़ एट इट्स गोडाउन ड्यू टू फायर ऑन 1 अप्रैल 2015। इन्वेंट्री वर्थ ऑफ 30 करोड़ वॉज डिस्ट्रॉय। सॉल्वेज वैल्यू एंड इंश्योरेंस क्लेम वर एस्टिमेटेड टू 25 करोड़ अपने को मिल जाएगा, ठीक है, बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द ऑडिट, ठीक है। नो प्रोविजन वॉज मेड इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 15 के लिए किसी तरह का कोई प्रोविजन बनाया नहीं फॉर ₹5 करोड़। अब आप समझें 31/3/15 जो है उस दिन 50 करोड़ का है। नया साल जब शुरू हो रहा है अपना 1 अप्रैल नया फाइनेंशियल जब शुरू हो रहा है तब आग लगी है बराबर, और 30 करोड़ का डिस्ट्रॉय हो गया है, 25 करोड़ अपने को मिल गए हैं, 5 करोड़ अभी भी लॉस में चले गए, लेकिन इसका कोई प्रोविजन इस फाइनेंशियल ईयर के लिए नहीं बनाया गया। अब आप जानते हैं कि ये इवेंट कब हुआ होगा, बैलेंस शीट डेट के बाद में, लेकिन बट ऑब्वियसली ऑडिट रिपोर्ट से पहले ही हुआ है क्योंकि 1 अप्रैल को ही हो गया। तो स्टार्टिंग में तो अपन ने सब्सिक्वेंट इवेंट का यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह समझाया जो ऑलरेडी आप लोग काफी बार पढ़ चुके हैं, है ना। ये भी बोल दिया द इवेंट टुक प्लेस आफ्टर द क्लोज ऑफ अकाउंटिंग ईयर एंड डज नॉट रिलेट टू कंडीशन एग्जिस्टिंग एट द बैलेंस शीट डेट। अपना वही बात हो गई, देखो कोई कॉन्टिजेंसी जो पहले से डिस्क्लोज थी उससे रिलेटेड रिजल्ट आया तब तो ये उस इवेंट में जाएगी जो पहले से बैलेंस शीट में मेंशन है, लेकिन ये एक ऐसा इवेंट है जो बैलेंस शीट में पहले से मेंशन नहीं है, AS4। Thus, it will have no effect on item appearing at the balance sheet date because, as per AS4, contingencies and event occurring after the balance sheet date, ये आपके AS का नाम हो गया, have to be adjusted that provide evidence of condition existing at the date of balance sheet date। Balance sheet date पे अगर वो condition exist करे तभी उसका adjustment या accounting होना चाहिए, ऐसा AS4 कहता है।
AS4 रिक्वायर डिस्क्लोजर ऑफ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, कि भाई AS4 ये भी कहता है कि जो चीजों को आप एडजस्ट नहीं कर सकते कम से कम डिस्क्लोज करो इन द रिपोर्ट ऑफ अप्रूविंग अथॉरिटी ओनली, नो फर्दर एक्शन नीड टू बी टेकन बाय द ऑडिटर। उसके अलावा ऑडिटर का भी कुछ काम यहाँ पे नहीं है। As the company has correctly accounted by not providing provision, the auditor is required to ensure the proper disclosure of above mentioned event। तो अब इसका अकाउंटिंग, इसका प्रोविजन नहीं बनाना बिल्कुल सही तरीके का अकाउंटिंग है। AS4 बिल्कुल इसमें इसको सही करता है। हाँ, ऑडिटर का काम इतना है कि इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर होना चाहिए, बस इस चीज़ को वहाँ पे देख ले कि आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं फिर से कहूँगा, जितना अच्छा आप AS4 पढ़ करके जाएंगे उतना बेटर तरीके से आप इसको कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपका सब्सिक्वेंट इवेंट का जो कंसेप्ट है वो आकर के हो जाएगा खत्म। चलिए जी, नाउ अभी अगले नंबर पे अपने पास में है SA 570 गोइंग कंसर्न। फिर से आपका AS काम कर जाएगा। देखें, पहला क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट ऑन गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। ठीक है, ये मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो AS1 का हेल्प लेकर के साथ साथ में गोइंग कंसर्न का जो SA 570 है उसके मदद से आप बहुत आराम से इसको समझा सकते हो। Going concern establish standard on the auditor's responsibility in the audit of financial statement regarding the management use of going concern assumption in the preparation of presentation of financial statement। तो going concern basically क्या करता है? Establish standard on the auditor responsibility in the audit। किस बात की responsibility है उसकी? देखो, ये तो अपना पुराना पॉइंट है, on the auditor's responsibility in the audit of financial statement regarding the management use of going concern assumption in the preparation of the preparation and presentation of financial statement। तो डेफिनेशन जब भी पढ़ो, छोटा सा मैं हमेशा बोलता है पोस्टमार्टम कर दे तो आपको बहुत आराम से समझ में आएगी। तो ये स्टैंडर्ड किस बारे में बात करता है? ऑडिटर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिगार्डिंग, किसके रिगार्डिंग? द मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न प्रिजम्पशन इन प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कि भाई मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन किया उसमें गोइंग कंसर्न प्रिजम्पशन यूज हुआ कि नहीं हुआ, इस चीज को देखना, चेक करना, यही गोइंग कंसर्न मतलब ऑडिटर चेक करे, यही SA 570 के अंदर आपको देके रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट वाला थ्योरी क्वेश्चन है, ज्यादा कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। 32 हमारी RTP नवंबर 19 का क्या क्वेश्चन है देखें। When the use of going concern basis of accounting is appropriate, when the use of the going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities are recorded on the basis that the entity will be able to realize its assets and discharging liabilities in the normal course of business। तो going concern का हमारा मतलब भी होता है, ठीक है। Explain stating also the ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर रिगार्डिंग गोइंग कंसर्न। अब इसमें ऑडिटर के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इससे रिलेटेड आपसे पूछा गया। देखें क्या कहता है आंसर। अंडर द गोइंग कंसर्न basis of accounting, the financial statement are prepared on the assumption that entity is a going concern and will continue operation for the foreseeable future। ये सब आप जानते हो। When the use of the going concern basis of accounting is appropriate, assets and liabilities हमेशा recorded कौन से basis पे होंगे? जो भी उनका will be able to realize इस assets and discharges liability in the normal course of business। नॉर्मली वही जो assets liabilities का commonly realizable value या normal course of business में जो liability का value होता है उसी पे अपने को शो करना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है? बहुत सिंपल, मेन क्वेश्चन आपसे यही पूछा है ऐसे हमारे 570 में। इसके ऑब्जेक्टिव स्टार्टिंग लाइन वही, टू ऑब्टेन सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस अबाउट द appropriateness of management use of going concern assumption in the preparation and presentation of financial statement। वही लाइन होगी। इस बारे में एविडेंसेस इकट्ठे करना कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर और प्रेजेंट करते वक्त गोइंग कंसर्न प्रिजम्पशन यूज में लिया है। ठीक है। सेकंड नंबर, टू कंक्लूड, पहले वाले में एविडेंसेस लिए, सेकंड में कंक्लूड करना बेस्ड ऑन ऑडिट एविडेंसेस। फर्स्ट पे डिपेंड कर दिया whether a material uncertainty exists relevant to event or condition that may cause significant doubt on the entity's ability to continue as a going concern। इस बारे में एविडेंसेस ले लेना कि कहीं कोई ऐसा मटीरियल फैक्ट या अनसर्टेनिटी तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है या ऐसा कुछ डाउटफुल मैटर तो नहीं है जो उनके गोइंग कंसर्न के लिए डाउटफुल हो, उसके लिए खतरा हो, गोइंग कंसर्न को नुकसान पहुंचाए। To determine
द इम्प्लीकेशन फॉर द ऑडिटर्स रिपोर्ट, और देन उसके बाद में उसके ऊपर रिपोर्ट करना है, बराबर। तो मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न काम में लिया कि नहीं लिया, कहीं कोई ऐसा इवेंट तो नहीं है जो गोइंग कंसर्न के लिए खतरा बन रहा है, और उसको प्रॉपर्ली ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर कवर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, आप देख सकते हैं काफी बड़े क्वेश्चंस में से हो गया। Explain with reference to the relevant standard on auditing appropriateness of going concern assumption पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया। देखिए इसका आंसर जो है वो क्या कहता है। As per SA 570, going concern in some enterprises, for example, those where the funding arrangements are guaranteed by the central government, going concern risk may arise, but not limited to situation where such type of entity operate, or for a profit basis where government support may be reduced or withdrawn, or in the case of privatization। तो हमने कहा सर ये इतना पैरा लिखना ज़रूरी है क्या, आपने को लिखना है क्या? देखिए एक्चुअली हमने से पूछा क्या है, हमसे पूछा गया कि भाई गोइंग कंसर्न एजम्पशन का अप्रोप्रिएटनेस पे आपको लिखना है। एक्सप्लेन द रेफरेंस टू द रिलेवेंट स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग। तो मेनली इस ऐसे में जो बात अपने को कही गई है वो मेनली अपने को लिखना है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले तो आप ऊपर वाले की तरह से गोइंग कंसर्न का बढ़िया सा एक डेफिनेशन वगैरह दे दें, ठीक है। Event or condition that may cause significant doubt on entity's ability to continue as a going concern may include situation where such type of entity lack funding for its continued existence, or when policy decisions are made that affect the services provided by the entity। अब ऊपर वाले पैराग्राफ की जगह मुझे ये पैरा ज़्यादा ठीक लगता है कि भाई क्यों ऐसा हमको लगता है कि गोइंग कंसर्न खतरे में हो सकता है, वेयर सच टाइप ऑफ एंटिटी लेक फंडिंग टू इज कंटिन्यू एग्जिस्टेंस, कि भाई हमारे पास फंडिंग की कमी हो गई है ना, या हमारे जो पॉलिसी डिसीजंस हैं वो कहीं ना कहीं एंटिटी के सर्विस प्रोवाइडिंग को इफेक्ट कर रहे हैं, तभी गोइंग कंसर्न को खतरा है। हाउएवर द ऑडिटर शुड कंसीडर द रिस्क दैट गोइंग कंसर्न एजम्पशन में नो लॉन्गर बी अप्रोप्रिएट। The following are examples of event or condition that individually or collectively may cause significant doubt about the going concern। तो मेनली आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो सिचुएशंस बतानी है जो गोइंग कंसर्न को खतरा पहुंचा रही है ना, जो डाउटफुल क्रिएट कर रही है यार ये कंडीशंस हैं, तो ऑडिटर इनको कंसीडर करेगा। तो आप चाहें तो इसका आंसर थोड़ा सा चालू ऐसे 570 से करें, जरूर आपको करना है। गोइंग कंसर्न का नाम आपको ऐसे का देना है, फिर आपको गोइंग कंसर्न का मीनिंग समझा देना है। मीनिंग समझाने के बाद कि भाई क्यों हमको लगता है कि गोइंग कंसर्न जो है वो इस वक्त में अप्रोप्रिएट नहीं है या गड़बड़ है, तो दीज आर सम कंडीशंस। तो आपको कंडीशन पे आना चाहिए जिसमें आप जानते हो फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग एंड अदर, हमारे पास 3-4 तरह की सिचुएशंस हैं, सारे आपके नोट्स के अंदर दे के रखी हुई हैं, बराबर आपने पढ़ी हुई हैं। तो मेरा बेस्ट सजेशन ये रहेगा कि आपको ये सब की सब याद करके जानी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 570 वैसे इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इसमें कोई टेंशन नहीं है। आपको मेनली क्या करना है कि वो जो इंडिकेशंस हैं जिनसे लगता है कि गोइंग कंसर्न खत्म है या गोइंग कंसर्न हर्ट हो रहा है, गोइंग कंसर्न काम नहीं कर रहा है, अप्रोप्रिएट नहीं है, उनको याद करके जाना चाहिए, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कुछ फाइनेंशियल मैटर्स आपको दिए, इतने सारे मैटर्स, इनमें से जितने भी आपको 5, 7, 8 जितने याद रह जाएं, है ना। नेट लाइबिलिटी और नेट करंट लाइबिलिटी का इस वक्त पोजीशन क्या है, हमारी फिक्स टर्म बोरोइंग्स इस वक्त में क्या है ना। हाँ, इंडिकेशन ऑफ विड्रॉल ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट, ट्रेड पेबल, क्या फाइनेंशियल सपोर्ट को वापस ले रहे हैं, क्या कैश फ्लो हमारा नेगेटिव के अंदर चला गया है ना। हमारे फाइनेंशियल रेशियोज जो हैं वो एडवर्स या नेगेटिव के अंदर जा रहे हैं, या ऑपरेटिंग लॉसेज हमको दिख रहे हैं। डिविडेंड हमने कुछ टाइम से डिसकंटिन्यू करके रखा है, ड्यू डेट पर ट्रेड पेबल्स को पेमेंट नहीं हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, या इनएबिलिटी टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट्स की कंडीशंस भाई अपने को पता लगने लग जाता है ना, कि लोन एग्रीमेंट्स आप पूरे नहीं कर रहे हो, आप शेयर होल्डर्स को डिविडेंड बहुत टाइम से दे नहीं पा रहे हो, हाँ हो सकता है इंटरेस्ट का पेमेंट आप नहीं कर पा रहे हो, आपके हाँ उधार मिला मार्केट से आपको बंद हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशन वो दिखा रही है जो अपन ने ऊपर पढ़ी कि साहब फंडिंग नहीं आ रही है, जो पैसा है वो हम पे नहीं कर पा रहे हैं, हाँ, या चेंज ऑन द क्रेडिट टू कैश ऑन डिलीवरी पे हमको आना पड़ेगा क्योंकि लोग क्रेडिट फैसिलिटी हमको दे नहीं रहे हैं। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फाइनेंसिंग फॉर एसेंशियल न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट और अदर एसेंशियल इन्वेस्टमेंट जो हमको करने हैं, तो जरूरी इन्वेस्टमेंट थे मान लीजिए, वो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये कुछ इंडिकेशंस हैं जिनसे हमको पता लग जाएगा कि भैया गोइंग कंसर्न दिक्कत में। दीज आर ओनली फाइनेंशियल, नेगेटिव कैश फ्लो जा रहा है, आपका रेशियो एनालिसिस बता रहा है आपको, ये सब। कुछ ऑपरेटिंग भी है सर, ऑपरेटिंग में कैसा, मैनेजमेंट जो है उसका इंटेंशन लिक्विडेशन का दिख रहा है,
ठीक है। हाँ, की मैनेजमेंट छोड़ करके जा रहा है, नया कुछ आ नहीं रहा है, तो भी उससे भी अपने को डर लगता है, की मैनेजमेंट जा रहा है भाई, ठीक है। अच्छा, मेजर मार्केट हमारा, मेजर कस्टमर का एरिया जो हमारा है वो खत्म होता हमको दिख रहा है, लेबर स्ट्राइक्स वहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे हो गई है, या सप्लायर्स हमारे जो है उनकी शॉर्टेज हो गई है, सप्लायर्स हमारे कम हो गए हैं, या इमरजेंस ऑफ द हाईली सक्सेसफुल, बहुत बड़ा हमारे सामने कॉम्पिटिटर आकर के खड़ा हो गया है, जिससे हमको लग रहा है कि यार ये तो भारी काम हो गया है, हाईली सक्सेसफुल या कैपेबल कॉम्पिटिटर हमारे सामने है, तो उसके सामने क्या पता हम टिक पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, हमारी पॉलिसीज वैसी काम नहीं कर रही हैं। तो ये भी सब इंडिकेशंस हैं कि हाँ कहीं बंद होता तो नहीं दिख रहा है। देन अदर्स के अंदर बहुत हो सकता है, मान लीजिए हमने कैपिटल या स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की हैं, हाँ लॉ की कुछ रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे वाइंडिंग अप का ऑर्डर हो सकता है वो हमने पूरी नहीं की, ठीक है। हाँ, पेंडिंग लीगल या रेगुलेटरी प्रोसीडिंग हमारे सामने चल रही है, बड़ा क्लेम पेमेंट करना पड़ सकता है, फिर तो हम गए, कंपनी जाएगी हमारी। लॉ में कहीं कोई पॉलिसीज में चेंजेस हो गए, जो कल को सोचो प्लास्टिक इंडस्ट्री हमने लगाई और गवर्नमेंट ने प्लास्टिक पे बैन लगा दिया, तो हमको लगता है हमारी इंडस्ट्री तो गई, है ना। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड। अब यहां पे अब एक चीज को देखें, पहले इन 3 पॉइंट्स के बाद में अब ये पॉइंट आपके लिए हो सकता है थोड़ा सा नया। तो अब ये नया पॉइंट क्या हो सकता है, इसको एक बार आप देखें, कुछ वर्ड्स आपको नहीं दिखेंगे, और जैसा मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर याद रह जाए तो इस तरह के पॉइंट्स वहां पे लिखे जाएं, ताकि कॉपी चेकर को भी लगे कि हाँ भाई आपने स्ट्रीमेट से बढ़िया तैयारी की है। अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफिस व्हेन दे अकर, यानी कुछ इस तरह की आप कह सकते हैं कि अनइंश्योर्ड चीज़ें थी, हाँ, या कह सकते हैं कि अंडर इंश्योर्ड, जिसके बारे में कुछ प्रॉब्लम्स को लेकर के हम श्योर नहीं थे जिस वक्त में वॉकर हुई। तो इस तरह की अगर कोई भी चीज़ हुई है तो ऐसे कुछ वर्ड्स जो अपने हैं, कैटास्ट्रोफिस जैसे अपना वर्ड हो गया, तो इसको इस तरह के वर्ड्स जो हैं अगर याद रह जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। The significance of such event or condition often can be mitigated by other factor. For example, the effect of an entity being unable to make its normal debt repayment may be counterbalanced by management plans to maintain adequate cash flows by alternative means, such as by disposing of assets, rescheduling loan repayment, obtaining additional capital. अब ये मतलब समझो कि ऐसा भी नहीं है कि ये चीज़ें अगर हो रही है, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा है, यहाँ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि कंपनी लॉस में ही है ना। यहाँ पे हो सकता है कंपनी लॉस में हो, लेकिन मैनेजमेंट से हमको उनके फ्यूचर प्लान्स पूछने पड़ेंगे, तो हो सकता है मैनेजमेंट का जवाब ये जाएगा सर कैश फ्लो के हमारे पास अल्टरनेटिव तरीके हैं, हम अपनी कुछ एसेट्स को बेच रहे हैं, है ना, या लोन पेमेंट का रीशेड्यूलिंग हम करवा रहे हैं, उसमें पॉसिबल हो रहा है, या एडिशनल कैपिटल हमारे पास में आ रही है। तो ये सारी चीज़ों को सिमिलरली लॉस ऑफ प्रिंसिपल सप्लायर अगर चला गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अल्टरनेटिव सोर्स जो है वो हमने उसका ढूंढ लिया है। तो आपको ऊपर वाले जो सोर्सेज आपने पढ़े वो तो अपनी जगह पे हैं ही है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर आपने ऐसे पढ़ा हो तो आपके लिए बहुत क्लियर मैटर है कि आप मैनेजमेंट से क्वारी करते हो कि भाई हमको देखने में लग रहा है कि आपका गोइंग कंसर्न खतरे में। सपोज करो कि एक बड़ा बिल्डिंग स्टॉक का बड़ा पार्ट जल गया है, अब हमने कहा कि भाई स्टॉक आपका पूरा का पूरा लॉस हो गया है और कहीं आपके पास पैसा दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब आपका गोइंग कंसर्न खतरे में दिख रहा है। ऐसे में मैनेजमेंट का जवाब आ सकता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इंश्योरेंस कराया था, इंश्योरेंस का पूरा क्लेम हमारा पास हो गया है, तो हमारा गोइंग कंसर्न कहीं पर भी खतरे में नहीं है ना। तो ऐसी चीज़ें मैनेजमेंट से कंसल्ट करके फिर अपने को डिसाइड करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है मेनली यहाँ पर लिखी गई हैं। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर हेल्प द ऑडिटर टू डिटरमाइन वेदर मैनेजमेंट यूज ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन इज लाइकली टू बी एन इंपॉर्टेंट इशू एंड इम्पैक्ट ऑन प्लानिंग द ऑडिट। ये सब मेनली लिखना है। तो मेरा कहना इसमें यह है कि इस तरह के क्वेश्चंस में जब आ जाएं तो अपना ऐसे 570 का जो आपका नॉलेज है वो पूरा का पूरा इसके अंदर शेयर कर दीजिए, बिल्कुल अपने को मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन ज़्यादा लेने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन गोइंग कंसर्न एजम्पशन। तो प्रोसीजर क्या काम में लेना चाहिए, वही चीज़ हो गई, वही सारे फैक्टर्स जो भी अपने पढ़े उन्हीं को तो अपने को देखना है। तो प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय ऑडिटर इन एक्सप्रेसिंग ओपिनियन ऑन गोइंग कंसर्न एजम्पशन एज पर 570 द फॉलोइंग आर द रिलेवेंट प्रोसीजर। सबसे पहले एनालाइज एंड क्या डिस्कस करो कैश फ्लो को, प्रॉफिट और अदर रिलेवेंट फोरकास्ट को, है ना। गोइंग कंसर्न को सबसे मेन जो झटका लग सकता है वो इन्हीं को देखने से लगता है, पता लगता है। फिर एनालाइज एंड डिस्कस द एंटिटीज लेटेस्ट अवेलेबल इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ो भाई, है ना। तीसरे नंबर पे बेंचर और लोन एग्रीमेंट को रीड आउट करो और चेक करो कि कहाँ ब्रीच हुआ है, क्या प्रॉब्लम है। मिनट्स देखो आप मीटिंग्स के, शेयर होल्डर की, बीओडीज की,
कमेडीज की कि क्या कोई फाइनेंशियल डिफिकल्टी है क्या। फिर वही बातें हैं जो लगभग अपन ने सब्सिक्वेंट इवेंट में पढ़ी, क्योंकि ये सब वो चीज़ें हैं जो गोइंग कंसर्न के लिए खतरा अगर है तो पता कैसे चला, इंडिकेशन तो मिल गया। अब इंडिकेशन मिलने के बाद में क्या क्या करना शुरू करूं, मैं रेशियोज आपके देखूं, कैश फ्लोज देखूं, मैं इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक कर लूं, मैं मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स जो है वो उनको चेक कर लूं बराबर से। फिर मैं क्या करूं, लीगल काउंसिल जो है, लिटिगेशंस अगर कंपनी के केसेस चल रहे हैं तो उससे बात कर लूं, उससे पूछ लूं, उससे पता लग जाएगा कि कंपनी चलेगी कि जाएगी, एंटिटी चलेगी कि जाएगी। फिर कंफर्मेशन द एग्जिस्टेंस, लीगलिटी एंड एनफोर्सबिलिटी ऑफ अरेंजमेंट टू प्रोवाइड मेंटेन फाइनेंशियल सपोर्ट विद रेटेड एंड थर्ड पार्टीज एंड असेस द फाइनेंशियल एबिलिटी। अब समझना है इसका मतलब क्या, ऑडिटर हैव टू फाइंड आउट द फाइनेंशियल कैपेसिटी, है ना। तो फाइनेंशियल एबिलिटी, तो आपके साथ जो जुड़ी पार्टीज हैं वो आपको फाइनेंशियल हेल्प करने को अगर तैयार हैं वो पता लग जाए। फिर एंटिटी के प्लान क्या है, द एंटिटीज प्लान टू डील विद अनफाइल्ड कस्टमर ऑर्डर, जो अभी तक कस्टमर ऑर्डर्स कंप्लीट नहीं, उसके लिए उनके क्या प्लान है। जैसे भी अपन ने कहा कि मेन मटेरियल नहीं मिल रहा है हमारे पास में, तो क्या कुछ अल्टरनेटिव हमारे दिमाग में है क्या। परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिगार्डिंग सब्सिक्वेंट इवेंट, जो अपन पहले ही बात कर चुके हैं, ठीक है। कंफर्म द एग्जिस्टेंस, टर्म्स एंड एडिक्वेसी ऑफ बोरोइंग फैसिलिटीज, ऑब्टेन एंड रिव्यू रिपोर्ट ऑफ रेगुलेटरी एक्शंस। रेगुलेटरी एक्शंस जो हुए, क्योंकि गोइंग कंसर्न को एक बड़ा खतरा वो भी है, मैंने आपको अभी भी कहा कि हमारे पास में कोई लाइसेंस था, वो लाइसेंस हमको नहीं मिल रहा है, फ्रेंचाइजी हाथ से चली गई है, ये सब चीज़ें। तो कोई रेगुलेटरी एक्शन से रिलेटेड रिपोर्ट आपको पढ़नी चाहिए। और डिटरमाइन द एडिक्वेसी टू सपोर्ट फॉर एनी प्लान डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, अगर कोई एसेट्स को डिस्पोज करने वाले हो तो उससे कितना पैसा आएगा, एडिक्वेट होगा कि नहीं होगा, फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इन सारे पॉइंट्स को कंसिडर यहाँ पे 570 में करना चाहिए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 35 हमारा क्या कहता है, काफी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं इसके ऊपर। टीटी लिमिटेड हैज सफर्ड रिकरिंग लॉसेस ड्यू टू स्टेप फॉल इन प्रोडक्शन एंड हैज नेगेटिव नेटवर्थ। इट्स प्रोडक्शन हेड एंड एक्सपर्ट इज ऑल्सो लेफ्ट द कंपनी, प्रोडक्शन हेड भी गया, कंपनी नुकसान में चल रही है, वही जो ऊपर अपने पॉइंट पढ़े थे। रिप्लाई ऑफ द मैनेजमेंट इज इनएडिक्वेट, मैनेजमेंट का रिप्लाई इनएडिक्वेट जा रहा है टू दीज डेवलपमेंट, और कोई एक्शन प्लान इन सिचुएशंस को मिटिगेट करने के लिए नहीं है। तो बहुत क्लियर कट, अभी तक मैंने जितना आपको पढ़ाया बिल्कुल उसी पर बेस हमारा ये क्वेश्चन है कि ये सारी चीज़ें जब होती हैं तो हम मैनेजमेंट से क्वारी करते हैं, और मैनेजमेंट का जवाब अगर सेटिस्फैक्ट्री है, मैनेजमेंट अगर हमको कोई अल्टरनेटिव प्लान दिखा रहा है और वो हमको समझ में आ रहा है तो हमको ठीक है कि भाई अपने ओपिनियन को ठीक करेंगे, नहीं तो फिर अपने को लिखना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग 570 तो अपना वो का वो है जो अब तक अपन ने पढ़ा है ना। गोइंग कंसर्न के लिए, व्हेन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर एंड इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स, द ऑडिटर शुड कंसीडर द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ गोइंग कंसर्न एजम्पशन, है ना। The auditor should evaluate the risk that going concern assumption may no longer be appropriate. अगर ऑडिटर का जजमेंट है going concern is not satisfactory resolve, he should consider various appropriate options. अब जज और इवेल्यूट करने के लिए he should evaluate and gather indication, जो वही फाइनेंशियल, ऑपरेटिंग और अदर वाले हमारे, ठीक है ना। इस केस में, इस पैराग्राफ में तो हमने पूरा वो का वो समझा दिया जो क्वेश्चन में आपको दे के रखा है, ठीक है। मैनेजमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं है, कोई प्लान ऑफ एक्शन इनके पास में नहीं है, कुछ भी नहीं है। देयरफॉर ऑडिटर को क्या करना है वो हमने यहां लिखा। ऑडिटर शुड आस्क द मैनेजमेंट फॉर इट्स एडिक्वेट डिस्क्लोजर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंक्लूड द सेम इन हिज रिपोर्ट। हाउएवर इफ द मैनेजमेंट फेल्स टू मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर, हम मैनेजमेंट को बोलेंगे कि सर आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो आपके यहाँ इधर प्रॉब्लम सबको दिख रही है उसको डिस्क्लोज करिए। द ऑडिटर शुड एक्सप्रेस, अगर वो डिस्क्लोज कर दे तो अच्छी बात है, मैनेजमेंट ने मना कर दिया तो हम यहाँ पे क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन तक पहुंच जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इफ द रिजल्ट ऑफ द इनअप्रोप्रिएट assumption used in the preparation of financial statement is too material and pervasive as to make the financial statement misleading, तो उसको बट ऑब्वियस है एडवर्स ओपिनियन अपने को कब देना चाहिए अपने को पता ही है। तो ऐसे में जहाँ लगे कि भाई प्रॉपर नहीं है कोई भी चीज़ यहाँ पे, तो फिर एडवर्स ओपिनियन अपने को देना चाहिए। तो ये अपना ऐसे 570। तो जब भी आप इन एसेस को पढ़ें, बहुत इजी एसेस हैं, इतना टिपिकल नहीं है, लेकिन एसेस के साथ में जब आप क्वेश्चंस देख लेंगे तो ऐसे क्या है, ऐसे के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, 3 तरह के इंडिकेटर्स उसमें हैं, फिर उसका इफेक्ट क्या होना है, आप मैनेजमेंट को बोलोगे, मैनेजमेंट अगर मान जाता है तो आपकी रिपोर्ट ओपिनियन अलग तरह की बनेगी, मैनेजमेंट नहीं मानता है या डिस्क्लोज नहीं करता है तो आप अपनी रिपोर्ट को चेंज करेंगे। ये सब कुछ अपने को यहाँ पे लिखना चाहिए। चलिए जी, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास में कुछ ही क्वेश्चन सब हमारे पास में और हैं, जैसा आप देख रहे हैं चैप्टर को हम लोग खत्म करने जा रहे हैं। हाँ, अब हमारे पास में है ऐसे 580 रिटन रिप्रेजेंटेशन,
बहुत सिंपल है। आरडीबी का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन क्लियरली ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर्स रिगार्डिंग रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर, सबसे पहला टू ऑब्टेन रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, है ना, फ्रॉम मैनेजमेंट। ऑल्सो मैनेजमेंट बिलीव्स दैट इट हैज फुलफिल इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फॉर कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन। जो आपको याद हो तो हम प्री कंडीशंस के अंदर पहले ही मैनेजमेंट से ले लेते हैं कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करने का जिम्मेवारी आपका रहेगा। फिर टू सपोर्ट अदर एविडेंसेस, to support other audit evidences relevant to the financial statement or assertions in the financial statement by means of written representation। तो सबसे पहला ऑब्टेन करना, और ये जो रिप्रेजेंटेशन आ रहा है रिटर्न वाला, ये बाकी एविडेंसेस के साथ में एक सपोर्ट का काम करेगा कि हाँ भाई मैनेजमेंट ने इस पर हमको लिख करके दिया। Respond appropriately to written representation provided by the management, or if management does not provide written representation requested by the auditor। अब respond, यहाँ हमको ये देखना पड़ेगा कि भाई प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट ने रेस्पॉन्स किया कि नहीं किया, और अगर मैनेजमेंट की अगर ऑडिटर की रिक्वेस्ट के बाद भी मैनेजमेंट रिटन रिप्रेजेंटेशन नहीं देता है तो उस हिसाब से फिर अपने को दूसरे फर्दर ऑडिट प्रोसीजर यहाँ पे लगाने पड़ेंगे। ठीक है, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय रिटन रिप्रेजेंटेशन? मीनिंग आपसे पूछ लिया गया। As an auditor, how you will deal if the management does not provide, वही ऊपर वाला पॉइंट, दे तब तो अच्छी बात है, नहीं दे तो क्या करना है? तो सबसे पहले तो मीनिंग चेक करें यहाँ से। क्वेश्चंस को आप करते हैं तो लगभग क्वेश्चंस को करने से ही आपके एक्से का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो तैयार हो जाएगा। एज पर ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन इज अ रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट प्रोवाइडेड टू ऑडिटर टू कंफर्म सर्टेन मैटर और टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। मैनेजमेंट का एक तरह से ये एक रिटर्न स्टेटमेंट है प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, जो कुछ मैटर को कंफर्म करने के लिए है कि हाँ भाई हम आपको रिटर्न, अपने बहुत सारे मैटर पे, कई सारी चीज़ों में हमने मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन मांगा। सर आपकी रिलेटेड पार्टीज कौन सी, हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, बराबर। इस मैटर पर हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए, आपका बैंक में ये सब डिटेल है, आपकी बाहर की ब्रांचेस हैं, बहुत सारे मैटर पे हम रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, बराबर। तो कंफर्म करने के लिए भी, और कई बार अदर ऑडिट एविडेंसेस की तरह से काम में आ जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट सोर्स है ऑडिट एविडेंसेस का। इफ मैनेजमेंट मॉडिफाई और डज नॉट प्रोवाइड द रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, इट मे अलर्ट द ऑडिटर टू द पॉसिबिलिटी ऑफ सिग्निफिकेंट इश्यू, फ्रॉड, प्रोफेशनल स्कैप्टिज्म इसी को कहते हैं। अगर मैनेजमेंट को हमने कहा सर आप पे कौन कौन से लॉज लग रहे हैं एक बार हमको बता दो, तो हम देख रहे हैं लॉ फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। सर सब्सिक्वेंट इवेंट के लिए हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए, सर गोइंग कंसर्न के लिए हमको रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दीजिए। इतने सारे ऐसे हमने पढ़ लिए अब तो इसके ऊपर, और जहां मैनेजमेंट देने में डाउट कर रहा है, यानी आनाकानी कर रहा है, मना कर रहा है, उधर अपने को डाउट हो जाना चाहिए कि भैया कुछ तो गड़बड़ है। Further, a request for return rather than oral representation in many cases may prompt management to consider such matter more rigorously, thereby enhancing the quality of the representation। तो कहने का मतलब हो गया कि कई बार orally की जगह रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए काम करेंगे, अपने को ध्यान में रखना है। एनहेंसिंग द क्वालिटी, बट ऑब्वियस है कि जो क्वालिटी है वो उसकी वो श्योर है कि इंप्रूव हो जाएगी, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। नाउ रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड बाय द मैनेजमेंट। अब मेनली क्वेश्चन अपने से ही पूछा गया था कि अगर नहीं प्रोवाइड तो क्या करना है। इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड वन और मोर ऑफ द रिक्वेस्टेड रिटर्न रिप्रेजेंटेशन द ऑडिटर शैल। अब हमने मांगा क्योंकि ओरली की बजाय रिटर्न जो है वो क्वालिटी वाइज ज़्यादा बेटर है, अपने को पता है ना। तो ऐसे में ऑडिटर को अगर नहीं मिला तो क्या करना चाहिए, मैनेजमेंट के साथ में डिस्कस करे, रीएवल्यूट करे इंटीग्रिटी ऑफ मैनेजमेंट कि भैया मैनेजमेंट कितना भरोसेमंद था, evaluate the effect that this may have on reliability of the representation, oral or written, and audit evidences in general, कि उसका कितना असर पड़ेगा जो एविडेंसेस हमने इकट्ठा किया उसके ऊपर। टेक अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग डिटरमाइनिंग द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द ओपिनियन। ये तो मेनली मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, क्यों नहीं दिया रिप्रेजेंटेशन, क्या उनकी इंटीग्रिटी पे कुछ हमको डाउट है या और कोई बात है, रीजनेबलनेस चेक करो और उसके हिसाब से आपको रिपोर्ट करना चाहिए। तो ये अपने को ध्यान में रखना है। तो कई बार आपके पास कुछ और प्रूफ है नहीं और मैनेजमेंट भी कुछ नहीं बता रहा है, तो फिर ओपिनियन को डिस्क्लेम करने तक की पोजीशन आ सकती है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है,
नाउ ब्रीफली एक्सप्लेन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन है, मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन। मैं ज़्यादातर इन क्लासेस के अंदर आपसे उन क्वेश्चंस पे बात कर रहा हूँ जिनको या तो याद करने की ज़रूरत है, या अपने को लगता है कि एक ही तरह की चीज़ पर दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, या फिर कोई केस स्टडी प्रॉब्लमेटिक बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो ये क्वेश्चन एकदम थ्योरी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, आराम से आप लोग कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन जो है, बड़ा सा क्वेश्चन देखने में हमको लगा, तो देखते ही हम डर गए पहले, और इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे। पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। द मैनेजमेंट ऑफ अंकिता लिमिटेड सजेस्टेड फॉर क्विक कंप्लीशन ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिट दैट इट वुड गिव इट्स रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिसीवेबल इन टर्म्स ऑफ देयर रिकवरेबिलिटी। ठीक है, तो मैनेजमेंट ने सजेस्ट किया क्विक कंप्लीशन ऑफ द ऑडिट दैट इट वुड गिव अ रिप्रेजेंटेशन अबाउट द रिसीवेबल इन टर्म्स देयर रिकवरेबिलिटी। Management also acknowledged to the auditor that management would give their representation after scrutinizing of all account diligently and they own responsibility for any error in these respect. ठीक है, it wanted auditors to complete the audit taking all other important areas except receivable. रिसीवेबल पे हम अपना ओपिनियन वगैरह सब कुछ बाद में देंगे, सब कुछ हम चेक करेंगे, वो कुछ गड़बड़ी भी हुआ तो रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लेंगे, उसको छोड़ के आप बाकी सब कुछ चेक कर दीजिए। The auditor certified the account clearly indicating in his report the fact of reliance he placed on representation of the management. ऑडिटर ने सर्टिफाई किया और बहुत क्लियर लिख दिया उसके अंदर कि भाई हमने मैनेजमेंट ने जो रिप्रेजेंटेशन दिया हमने उसके ऊपर भरोसा किया। अब आपको इसके ऊपर कमेंट करने को बोला है, तो स्टार्टिंग तो वही रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट सब्सटीट्यूट अदर ऑडिट एविडेंसेस दैट द ऑडिटर कुड रीजनेबली एक्सपेक्ट टू द अवेलेबल एक्सपेक्ट टू बी अवेलेबल टू द ऑडिटर। सिंपल अगर लिखना चाहो तो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन कैन नॉट सब्सटीट्यूट अदर ऑडिट एविडेंसेस, क्योंकि ये एक तरह का इंटरनल सोर्स ऑफ मैनेजमेंट है, सॉरी इंटरनल सोर्स ऑफ एविडेंस है, जबकि एक्सटर्नल हमारे लिए ज्यादा भरोसेमंद होता है इन कंपैरिजन विद इंटरनल। ऑडिट एविडेंसेस अवेलेबल फॉर चेकिंग रिसीवेबल, इनवॉइस, डेप्ट का एक्नॉलेजमेंट, रिसिप्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कंफर्मेशन, ये सब आपको वेरीफाई करने ही पड़ेंगे, है ना। आप बिल्कुल ही ना करें, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा करें तो गलत है। इससे रिलेटेड तो बहुत सारे एविडेंस हमारे पास में होते हैं, है ना, रिसीवेबल है। तो गिवन क्वेश्चन, यहाँ तो हमने क्वेश्चन का आपको डिटेल दे दिया, ठीक है। आप देखें यहाँ पूरा क्वेश्चन का डिटेल आ गया और फाइनल आंसर हमने क्या लिखा, हाउएवर जस्ट बिकॉज मैनेजमेंट हैज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द करेक्टनेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ रिसीवेबल, ऑडिटर कैन नॉट टेक हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकता है सिर्फ इसलिए कि मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, सर ये हम देख लेंगे और जो कुछ होगा हम निपटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। This is negligence on his part if he relies on the management representation without assessing the corroborative available evidences. आपने उससे रिलेटेड दूसरे एविडेंसेस अगर नहीं देखे और सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन पे भरोसा किया तो गलत हो जाएगा। हमने पहले ही कहा कि ये सिर्फ एक सपोर्टिव ऑडिट एविडेंसेस है, कंक्लूसिव की तरह से काम नहीं करेगा। तो देयर कैन नॉट बी एनी रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट इन केस ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट। हम ही ऑडिट करते हैं तो वैसे भी कोई रिस्ट्रिक्शन हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए, और इस तरह की चीज़ अगर है तो बिल्कुल भी सही नहीं होगी। बढ़िया क्वेश्चन है, देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, comment on the statement auditor of AS Limited was unable to confirm the existence and valuation of imported goods lying with the transporter and accepted a certificate from management without obtaining other audit evidence. Same question हो गया as it is। जो गुड्स पड़े हुए हैं इंपोर्ट किए हुए ट्रांसपोर्टर के पास में, आप बगैर कोई एविडेंस के सीधा मैनेजमेंट के ऊपर भरोसा कर रहे हो, तो हमारे लिए देखो मैं फाइनल आंसर आपके लिए पढ़ देता हूँ। बहुत चीज़ें आप देख सकते थे, परचेज ऑर्डर, इनवॉइस, बिल ऑफ एंट्री, सब कुछ, फ्रेट कैरेज का जो रेट का जो डेट है वो आप सब देख सकते थे। अगर आपने ये नहीं किया है तो आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ही मे बी है लाइबल फॉर नेग्लिजेंस। सेम आंसर ऊपर वाले क्वेश्चन का जाएगा कि आपको सिर्फ उसके ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। चलिए जी, May 19 के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ हमारा था, बढ़िया क्वेश्चन है। व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम इज हेल्पफुल एज पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। वो जो अपन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में बात करते हैं, इस ऐसे का क्वेश्चन नहीं, स्टार्टिंग में ही हमने बात कर ली थी, तो उसमें वर्ड आता है बहुत अच्छा, आपके स्टडी मेट में देके रखा है, व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम। सिंपली ये वर्ड आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा इसका मीनिंग बताओ, जैसे पूछा गया है May 19 में। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम और ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, इसका नाम समझे,
ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी, द ऑडिटर may consider it helpful to prepare and retain as part of audit documentation a summary, जिसी को हम completion memorandum कहते हैं, that describe। तो जो पूरा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन किया, कई बार उसका एक समरी हम लोग तैयार कर लेते हैं जिसको हम लोग कंप्लीशन मेमोरेंडम बोलते हैं। इसमें क्या क्या होता है, द सिग्निफिकेंट मैटर आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट, ऑडिट करते हुए क्या सिग्निफिकेंट मैटर आपके पास में आए और किस तरीके से आपने उनके साथ डील किया, कैसे एड्रेस किया, कैसे ऑडिट प्रोसीजर लगाए, वो हम उसमें लिखते हैं। आगे पढ़ना, सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू एंड इंस्पेक्शन ऑफ द ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, पर्टिकुलरली फॉर लार्ज एंड, जब जहाँ बहुत लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑडिट है तो ये समराइज फॉर्म में लिख दी जाएगी जिससे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने में हमारे लिए इजी हो जाए। फर्दर द प्रिपरेशन ऑफ सच अ समरी मे असिस्ट ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ द सिग्निफिकेंट मैटर। तो एक तो रिव्यू इंस्पेक्शन करने में आराम रहेगा, सिग्निफिकेंट मैटर को देखने में आराम रहेगा। इट मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देर इज एनी इंडिविजुअल रिलेवेंट एसे objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the overall objective of the auditor। ये भी बता देगा कि क्या कोई पर्टिकुलर ऐसे हम अचीव नहीं कर पाए क्या, क्योंकि कोई मेन ऐसे लग रहा था और हम अचीव नहीं कर पाए तो ओवरऑल हमारा ऑब्जेक्टिव भी फेल होगा। तो आप इनको पॉइंट्स के अंदर भी डाल करके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो व्हाट इज कंप्लीशन मेमोरेंडम इज अ समरी ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, क्या क्या मैटर सिग्निफिकेंट मैटर रहे और कैसे आपने उनको एड्रेस किया, डील किया, इसका समरी लिखा जाता है। तो कॉम्प्लेक्स ऑडिट जहाँ पे है, बड़ी डिटेल लार्ज ऑडिट है, वहाँ समराइज फॉर्म काम में आता है, रिव्यू इंस्पेक्शन के काम में आता है, फ्यूचर रेफरेंस के काम में भी आ जाएगा और कोई पर्टिकुलर ऐसे फॉलो हुआ या नहीं हुआ वो भी इसको देखने से अपने को कई बार पता लग जाता है। दिस इज कॉल्ड कंप्लीशन मेमोरेंडम। तो कंप्लीशन मेमोरेंडम के साथ ही टोटल तो थर्ड चैप्टर हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ऐसे 500 सीरीज के बहुत सारे एसेस प्लस ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन 230 भी हम इसमें कवर करते हैं। तो ये आपको अच्छे से इस तरह से करना चाहिए। तो इतना इसको करिए, अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। हाँ, नेक्स्ट में हम लोग अगला चैप्टर जो है उसके ऊपर बात अपनी स्टार्ट करेंगे।